यस फ्रेंड्स, लेक्चर 4 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले जानेंगे बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं? फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। दो ही तो काम होता है, या गुड्स बेचना है मुझे या सर्विस बेचना है। और ये काम कौन कौन करते हैं? ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, बिग बाजार समझ लो, तो क्या ये बिजनेस एंटिटी है? यस। ये एक बिग कॉरपोरेशन, रिलायंस, एवरीबॉडी नोज, क्या ये बिजनेस एंटिटी है? यस। अब मैं आगे नहीं पूछूंगा, अब आप समझ जा रहे हो कि ये सब बिजनेस एंटिटी है। अकाउंटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, क्विक रिवीजन। आइए, आर बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स द सेम? बहुत अच्छे से हमने समझाया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ट्रांजैक्शंस है और इवेंट्स है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में जो परफॉर्मेंस करना है उसका एक अग्रीमेंट है, तब वो ट्रांजैक्शन है। दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट है कि यस, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तुम मुझे गुड्स दो। ट्रांजैक्शन यही है दोस्तों। इवेंट क्या है? अ हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। इवेंट एक रिजल्ट है। पूरा साल काम किया, प्रॉफिट एक इवेंट है। पूरा साल हमने गुड्स खरीदा बेचा, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट है। गेटिंग सैलरी, स्पेंडिंग ऑन फूड, एजुकेशन एटसेट्रा, ये एक ट्रांजैक्शन है। बट स्पेंडिंग ऑन फूड, एजुकेशन एटसेट्रा, समझने वाला पॉइंट ये है कि फूड आप अपने घर पर स्पेंड कर रहे हो, एजुकेशन आप अपने बेटे पर स्पेंड कर रहे हो, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं जी, ये बिजनेस से बाहर का परव्यू है। बट क्या सैलरी, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो यस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बैलेंस शीट में देखोगे एसेट्स, बट अभी तक तो सर पता ही नहीं कि एसेट्स क्या है। आइए पता करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर। देखो धीरे धीरे देख रहे हैं, मैं तो चाहता हूं जल्द से जल्द पढ़ाऊं। स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, जिनसे पैसा लेना है हमें, हमने जिनको सामान बेच दिया है उनसे पैसे नहीं आए अभी तक, डेटर्स। सर ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में क्या डिफरेंस है? ओके, डेटर्स जिनको हमने सामान दिया है, पैसे अभी तक नहीं आए हैं, ये डेटर कन्वर्ट हो जाता है बिल्स रिसीवेबल में। जब हमने डेटर के ऊपर बिल बनाया अपना, तो वो बन गया, डेटर से हटके बिल्स रिसीवेबल में आ गया। कुछ नहीं, एक ही चीज है, अलग अलग नाम। एसेट्स को अगर हम अच्छे से और समझना चाहें तो एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। और एसेट्स को हम टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं। नॉन करेंट एसेट्स, those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। बेचने के लिए नहीं है। जैसे कि शर्ट बनाने का काम है मेरा, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट बेचना है जी मुझे। जो मशीन मैंने खरीदी है आयरन करने की, जो मशीन मैंने खरीदी है सिलाई करने के लिए, वो नहीं बेचना है, क्योंकि उस मशीन से, उस आयरन, स्टीम आयरन से ही तो मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम खरीदते हैं उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स, एसेट्स, जो आपके एक साल से ज्यादा चलने वाले हैं। ओके, सो दीज आर नॉन करेंट एसेट्स। करंट का मतलब पहले समझिए, तब आप नॉन करंट को समझोगे।
करंट का मीनिंग ये है कि 1 साल के नीचे, करंट तुरंत इमीडिएट। जैसे अरे भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं विश्वास कर, मैं तो कोई एकदम जल्द से जल्द दे दूंगा। करंट, जो काम जल्दी जल्दी होने वाला है। नॉन करंट मतलब ये एसेट जो है ये 1 साल के ऊपर, जनरली इट इज कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग पार्लेंस। ये जो मशीन अपने खरीदे हैं वो क्या 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा? नहीं, मशीन 5 साल 10 साल तक चलेगा, बड़ा पैसा लगता है उसमें। नॉन करंट एसेट्स। तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट बोलेंगे या नॉन करंट एसेट बोलेंगे? यस, यू राइट, नॉन करंट बोलेंगे सर। मशीनरी को क्या बोलेंगे हम? करंट एसेट बोलेंगे या नॉन करंट एसेट बोलेंगे? यस, इट इज नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स, वापस से पढ़ रहा हूं आपके लिए। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। कंटिन्यूड यूज, कंटिन्यू यूज होगा ये इन द बिजनेस। बिजनेस करने के लिए ये एसेट का दरकार है, अगर मशीन नहीं होगा तो ये एसेट नहीं बनेगा। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स या सर्विसेज। और ये एसेट बेचने के लिए नहीं है। आज मैंने एक मशीन खरीदा 5 लाख रुपए में, कल उसका दाम बढ़ गया 6 लाख रुपया हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। नहीं भाई, मशीन बेचने का काम नहीं है हमारा। वी विल नॉट सेल दैट मशीन, क्योंकि उस मशीन से हम 50 लाख रुपए का शर्ट बनाएंगे और उसे 75 लाख रुपए में बेचेंगे। उस मशीन के कारण मेरा 25 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। 1 लाख रुपए का फायदा हुआ और मैं मशीन बेचता रहूंगा तो मेरा बिजनेस चेंज हो गया दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसका काम ही है मशीन बेचना और खरीदना। बट हमारा मेन प्राइमरी काम क्या है? हमारा मेन प्राइमरी काम है शर्ट मैन्युफैक्चर करना। तो शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीन हमने खरीदा है वो है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट, करंट में हम कोई डीलिंग नहीं करेंगे, लंबा लॉन्ग टर्म के लिए है वो। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। Those assets which can be seen and touched, छू सकते हो। Sir, I love you so much. अरे I also love you so much. Can we touch the love? No, we can only feel the love. But मशीन को जाके छू सकते हैं, लैंड को जाके छू सकते हैं, बिल्डिंग को जाके छू सकते हैं, जिस चीज को हम जाके छू सकते हैं। तो सर ऐसा कौन सा एसेट होता है जिसे हम नहीं छू सकते? अरे भाई, ब्रांड वैल्यू। एप्पल का बात करते हैं, सैमसंग का बात करते हैं। अगर फोन खरीदना है तो एप्पल का फोन खरीदना है। वो एप्पल का लोगो देखते के साथ यस यस दिस इज द गुड प्रोडक्ट। यू कैन नॉट टच दैट लोगो। अच्छा, लोगो को टच कर सकते हो, बट वो जो फील है, परसेप्शन जो फील है अंदर में, जो आपके मन में जो भावना है कि एप्पल का प्रोडक्ट अच्छा है, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। एसेट क्या है? एसेट वो चीज है दोस्तों जो आपके बिजनेस में आपको गुड्स या सर्विस बेचने में मदद करता है। तो एप्पल का जो ब्रांड परसेप्शन है वो एप्पल कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचने में मदद करता है। ऐसे परसेप्शन को, ऐसे ब्रांड को, ऐसे गुडविल को, ऐसे पेटेंट्स को, कोई ट्रेडमार्क को, कोई कॉपीराइट को हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट। दोस्तों, इनटैंजिबल, उसे छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हो, भावनाओं की बात है। तो टैंजिबल एसेट आप समझ चुके हो। आइए कुछ समझते हैं वापस से। टैंजिबल मशीनरी है, ये मालूम है हमें, फर्नीचर है, ये टैंजिबल है। और टैंजिबल क्या है? अच्छा, कंप्यूटर्स और टैंजिबल एसेट्स। मोटर व्हीकल्स, देखिए ये गाड़ी आपकी भी हो सकती है, मन लगा के पढ़िए। बट सर येलो कलर पसंद नहीं आया। नहीं नहीं सर, येलो कलर पसंद आया। चल ठीक है यार, अभी पढ़ाई कर भाई। इनटैंजिबल एसेट्स, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, दोज एसेट्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल और टैंजिबल फॉर्म, छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, बट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल लीगल क्लेम्स और राइट्स। क्या है ऐसा? गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्री पेड एक्सपेंसेस। प्री पेड एक्सपेंसेस पर चर्चा बनता है। प्री पेड एक्सपेंसेस बताएंगे। ये देखो एप्पल का लोगो, मैकडॉनल्ड्स, कॉपीराइट। ये विजुअल्स आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रह जाए, एग्जाम हॉल पे आपको कुछ ना कुछ याद आ जाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस।
करंट एसेट्स का बात करते हैं अभी। दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर कैश वापस आ जाना चाहिए। ये 1 साल का जब बात करते हैं तो हम लिखते हैं शॉर्ट लिव्ड, हम लिखते हैं एक्टिव, हम लिखते हैं फ्लोटिंग, हम लिखते हैं सर्कुलेटिंग। नहीं समझ में आया मुझे मालूम है, बट अब समझाएंगे आपको। देखिए, कैश, पैसे है मेरे पास। कैश इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ एन एसेट। पैसे, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्यों बोलते हैं इसे? फ्लो करता है, वो कैश से कहीं पर भी जाके कुछ भी खरीद लो, राइट? कैश से हमने खरीदा गुड्स परचेज किया, तो कैश कन्वर्ट हो गया गुड्स में। अब हम लिखेंगे गुड्स। कैश तो गया और आया क्या? गुड्स। ये एक साइकिल है। बेसिक आइडिया क्या है? 1 लाख रुपया पॉकेट से जाएगा तो कम से कम 1.5 लाख रुपया पॉकेट में आएगा। बिजनेस का तो मतलब यही है ना दोस्तों, जाएगा 1 तो आएगा 1.5। बहुत लोग को तो लगता है 1 जाएगा तो कम से कम 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो भी है, पैसे जाएंगे आपके। कैश से ही सारा कन्वर्जन है। 1 लाख रुपया जाने वाला है, उम्मीद क्या है कि 2 लाख रुपया आएगा, तभी वो 1 लाख को आप छोड़ोगे अपने पॉकेट से, वरना नहीं छोड़ोगे। इसी उम्मीद पे पूरा बिजनेस होता है दोस्तों। 1 लाख रुपया कैश गया और आपने खरीदा कुछ गुड्स परचेज। अब परचेज कर लिया, मैं तो नहीं बेचता जी, ऐसा कभी होता है? अरे आपको तो बेचना है, बेचने का ही तो पूरा काम है। चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, बेचने के लिए ही तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं ये बोरो प्लस, शाहरुख खान कुछ बोलता है। फिनिश गुड को परचेज किया, फिनिश गुड को सेल किया। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उसे फिनिश गुड्स बनाएगा और फिर बेचेगा। ओके, सो कंफ्यूजन नहीं रखना है। कैश से हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स को सेल किया। जैसे ही हमने गुड्स को बेचा, बिजनेस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आज मैंने कैश में गुड खरीदा और मैंने कैश में ही बेच दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। सो बेसिकली इसीलिए गुड्स को हमें क्रेडिट में बेचना पड़ता है, मतलब उधार में बेचना पड़ता है। तो जब हम गुड्स को उधार में बेचते हैं तो जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं उसे हम कहते हैं डेटर्स। अब ये डेटर्स, अरे भाई साहब 2 महीना में बात हुआ था पैसे देने का, अरे भाई साहब आपने तो अभी तक बिल ही नहीं भेजा। ओहो ठीक है, तो बिल भेजते हैं हम लोग। अब एक टर्म्स है कि बिल मिलने के बाद आप 15 दिन में पैसे दोगे। आप बिल पहले भेजिए, हमारा अकाउंट्स डिवीजन चेक करेगा कि जितने में हमारी बात हुई थी, बिल क्या उतना रुपए का ही बना है, क्या बिल आपने ज्यादा का बना दिया? तो सब कुछ चेक होने के बाद वो कंफर्म करेंगे कि यस आपका बिल मिल गया, एवरीथिंग इज एन ओक प्रोसेस, सब कुछ सही है, 15 दिन बाद हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये एक पूरा साइकिल है। कैश, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एंड वापस से पैसा आ गया कैश। करंट एसेट्स को हम बैलेंस शीट में लिक्विडिटी ऑर्डर पे दिखाते हैं कि कौन सा कितना जल्दी पैसा ला सकता है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। डू यू थिंक that prepaid expense can be realized into cash? प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम करंट एसेट मान रहे हैं, बट अभी हमने पढ़ा कि करंट एसेट वो एसेट है जिसको हम पैसे पॉकेट से जाएंगे, 1 लाख रुपया घूम के आएगा 1.5 लाख रुपया। इस साइकिल को मैंने समझाया था करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है पहले तो ये समझाना होगा। प्रीपेड, गाड़ी का इंश्योरेंस एक बार में देना पड़ता है, 1 शॉट। आपने गाड़ी खरीदी थी जून में, जून टू जून चल रहा है, अकाउंट्स को हम क्लोज कर रहे हैं मार्च में, 31 मार्च, बट आपने पैसे जब दिए थे तो जून तक के पैसे दिए थे, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा प्रीपेड पहले से ही दे दिया हमने, क्योंकि ये पैसा हमने दे दिया है। ये पैसा तो वापस घूम के कैश तो रियलाइज नहीं करेंगे हम लोग, मगर उसका बेनिफिट मिलेगा हमें। इसीलिए इस सिचुएशन को हम करंट एसेट में डालते हैं। बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने वाला, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, करंट 1 ईयर के नीचे।
फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। फिक्टिशियस का मीनिंग को पहले समझना होगा। फिक्टिशियस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता बट उसे बताया जा रहा है। जैसे कि कोई मेरा भाई है ही नहीं शाहरुख खान बोलकर, और मैं सारा दिन आपको कहानी सुना रहा हूं, अरे मैं अपने दोस्त अपने भाई शाहरुख खान के साथ घूम रहा था, है ही नहीं बट बता रहा हूं। तो ऐसा एसेट्स जो एक्चुअल में फिक्टिशियस है, तो मतलब एसेट है ही नहीं बट बताया जा रहा है। लायबिलिटी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, फिर भी आज एक क्विक। ऑब्लिगेशंस दैट में रिक्वायर सैक्रिफाइस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग एसेट्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। आई एम वेरी श्योर ये आपको याद होगा। अनपेड वेजेस, क्या ये लाइबिलिटी है? ये देखो, ये कैसे देख रहे हैं, अरे मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। क्रेडिटर्स जो आपसे पैसे मांग रहे हैं, ए भाई मेरे पैसे दे। बिल्स पेएबल, जो बिल आपको देना है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल वर्ड का मतलब क्या है? बाहर। ऑल अमाउंट्स दैट अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स बाहर वाले होते हैं। ये क्रेडिटर बाहर वाले। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा ये तो समझाना पड़ेगा आपको। बैंक से जब हम ज्यादा पैसा ले लेते हैं, ज्यादा पैसा ले लेते हैं, अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बैंक में मेरा 10 लाख रुपया है तो बैंक आपको 11 लाख रुपया कैसे दे सकता है? दे सकता है। कभी कभी बैंक के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है कि बैंक बोलता कि मुझे तुम पर भरोसा है, वैसे तो तुम्हारे 10 लाख रुपए थे मेरे पास, बट तुम्हें मैं 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे देता हूं। जब भी बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दे, मेहरबानी कर दे, आपके ऊपर भरोसा करे, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और देखो क्या ये लाइबिलिटी है जो देना है ना आपको? अरे ये सुनी ना कि बैंक ने आपको पैसे दिए और आप मौज करो, अरे आपको बैंक को वापस देना है पैसा। सर क्यों देंगे? नहीं देंगे, ठीक है मत दो। बैंक से आपको बिजनेस करना है क्या नहीं करना है? बैंक आपका अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, क्लोज कर देगा। जो पैसे आपको मिलते हैं सेल्स करने के बाद, वो पैसे हमेशा कैश में डीलिंग नहीं होता है दोस्तों। कई बार बैंक में ट्रांसफर होता है पैसा। बैंक में लाखों रुपया आने वाले हैं और आप 1 लाख रुपया पे नियत मत खराब करो, चुपचाप बैंक को पैसे दो, रिलेशन बनाओ। तो बैंक क्या बोलेगा? अच्छा आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट जो कल तक 1 लाख रुपए था, आज से 2 लाख रुपए। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिजनेस में बनाना जरूरी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लोन्स, अगर लोन लिया हमने किसी से, तो यस ऑफ कोर्स, घर के लिए लोन लिया हमने। सर बट घर के लिए लोन लिए हैं तो बिजनेस में कैसे आएगा? मैं बार बार आपका टेस्ट लेता हूं दोस्तों, ये लेना जरूरी है। हाउस लोन मैंने कहा है, हाउस लोन एक पर्सनल काम है, बिजनेस में नहीं आने वाला, प्रोप्राइटर समझे। बट अगर कोई बिजनेस लोन है तब वो आएगा, तब वो देना है आपको। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर में। बिजनेस अलग और बिजनेस को चलाने वाला प्रोप्राइटर अलग। अगर अब प्रोप्राइटर अपने घर का इंस्टॉलमेंट बिजनेस से निकाल रहा है तो बिजनेस बोलेगा हे प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर है तो अपने घर पे है, मैं बिजनेस हूं तू प्रोप्राइटर है, हम दोनों अलग है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड्स। सो प्रोप्राइटर का जो पर्सनल एक्सपेंस है उसे हम बिजनेस से नहीं निकालेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? पता ही नहीं चलेगा। बिजनेस ने एक्चुअली कितना पैसा कमाया पता ही नहीं चलेगा। तो ये इसीलिए हमने अलग कर दिया, अपना पर्सनल एक्सपेंस अलग, बिजनेस एक्सपेंस अलग। क्या कुछ गलत हुआ इसमें? क्या आप एक्सेप्ट करोगे कि ये सही हो रहा है ये काम? इंटरनल लाइबिलिटीज, इंटरनल मतलब अंदर की बात। ऑल द अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और द ओनर्स।
जैसे अभी अभी हमने बताया, अलग अलग होते हैं। कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब कैपिटल क्या होता है? जो पैसे प्रोप्राइटर ने बिजनेस को दिया, क्योंकि अलग हो गए हैं, बिजनेस ने प्रोप्राइटर से पैसे लिए, उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। बिजनेस ने प्रोप्राइटर से पैसे लिए, बिजनेस ने कमाया प्रॉफिट्स। बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है? प्रोप्राइटर के लिए कर रहा है। एक्यूमुलेट किया बिजनेस ने प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट बिजनेस को दे देना होगा। इंटरनल लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट, दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। समझ चुके हो आप लोग? बैंक ओवरड्राफ्ट, 1 साल से ज्यादा बैंक नहीं देगा आपको पैसे देने का टाइम। अरे भाई, जनरली तो ये 1 महीने 2 महीने के लिए दिया जाता है जनरली। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, those liabilities which fall due for payment in relatively long period, more than 1 year, non current है ये दोस्तों। लॉन्ग टर्म लोन्स, याद करो डिस्नी कंपनी ने 100 साल के लिए लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर्स, डिबेंचर क्या होता है ये आगे समझाएंगे। डिबेंचर को आप यही समझो, लोन ही होता है, नामकरण का कुछ फर्क है। ये एक रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का डिबेंचर सर्टिफिकेट है। कैपिटल, कैपिटल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। प्रोप्राइटर ने बिजनेस को कुछ दिया, क्या दिया? प्रोप्राइटर ने कैपिटल दिया। और इस कैपिटल को कैसे अच्छे से समझते हैं हम? कैश, कैश दिया। प्रोप्राइटर ने गुड्स दिया। प्रोप्राइटर ने घर की गाड़ी या गाड़ी अलग से खरीद के दिया। गुड्स डिलीवर करने के लिए टेम्पू खरीदा, ट्रक खरीदा, वैन खरीदा। ये सबको हम बोलते हैं कैपिटल। इट इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। इट इज द अमाउंट। ये संकेत दे रहा है कि कैश, कैश ही एक ऐसा अमाउंट है जिससे हम एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स, रिसोर्सेज, आइदर ओन्ड और कंट्रोल्ड, डिस्कशन हो चुका है, बाय अ कंपनी दैट विल लाइकली प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स आर कॉल्ड एसेट्स। लायबिलिटी समझ चुके हैं, कैपिटल समझ चुके हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये हम करेंगे, इस पर कुछ सम्स करेंगे। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लेकर थोड़ा सा प्ले करेंगे। वी विल प्ले विद द इक्वेशन, डोंट वरी अबाउट इट। ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट्स, इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। ड्रॉइंग्स क्या होता है दोस्तों? ड्रॉइंग्स, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds। बिजनेस के पैसे से आपने ड्राइंग कर लिया जी। कैसे हुआ ड्राइंग? कैश लेकर जा रहे हो, बिजनेस का पैसा बिजनेस की तिजोरी में डाला हाथ और चुपचाप लेके जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे जी। बिजनेस जब देखेगा कि कैश कल तक 1 लाख रुपया था, प्रोप्राइटर साहब 40,000 रुपया लेकर चले गए, तो वो प्रोप्राइटर साहब अपनी वाइफ को देने के लिए लेकर गए हैं, तो ये हम नहीं मानेंगे। भले ही आप अपनी वाइफ से कितने भी डरते हो, हम नहीं डरते हैं। गुड्स ले जा रहे हो, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो और आपका वेडिंग एनिवर्सरी है, सारे गेस्ट को आप अपने ही बिजनेस के शर्ट्स देना चाहते हो, रिकॉर्ड होगा, हिसाब मिलेगा। गुड्स, अब गुड्स क्या है? बड़ा कमाल का अभी जस्ट थॉट आया, इससे पहले नहीं आया था। गुड्स, बिजनेस जो है कुछ भी ऐसा काम करना चाहता है जिससे पैसे आए,
जब पैसे आने का अंदाजा हो जाए ना तो उसे कहते क्या बात है, गुड लक है मेरा ये, गुड। उसी प्रकार से जो भी सामान बेचने से, जो भी सर्विस बेचने से आपका कुछ भला होने वाला है, गुड होने वाला है, उसे ही कहते हैं गुड्स। ये तो था मेरा एग्जाम्पल, बट टेक्स्ट बुक क्या कहता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड, अल्टीमेटली उसे बेचना ही है। कमोडिटीज इन विच द ट्रेडर डील्स are also called merchandise, cloth dealers या कार डीलर्स। कार डीलर के लिए गाड़ी गुड्स है दोस्तों, मगर मैं कार डीलर नहीं हूं जी, मैं क्लॉथ डीलर हूं। मैंने खरीदा अपने लिए गाड़ी, कंपनी ने खरीदा गाड़ी, मेरा पर्सनल नहीं है जी। डायरेक्टर साहब घूमेंगे उस गाड़ी में, तो क्या वो गाड़ी मेरे लिए गुड्स है या एसेट्स है? सोच के नहीं बताना है आपको, क्योंकि मुझे मालूम है बिना सोचे आप बता सकते हो कि सर ये गुड्स नहीं है सर, ये हमारे लिए एसेट है। मगर कार डीलर के लिए वो एसेट है या गुड्स है? एसेट कैसे हो सकता है? उसे तो बेचना है, उसे ट्रेडर है वो, मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है। वो अपने शोरूम में गाड़ी सजा के रखा है, आओ जी ले जाओ, 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी, इंश्योरेंस फ्री। बेचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी टू सेल। ओके, परचेजेस, गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस, परचेज कर लिया हमने। प्राइस पेड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ परचेज, तो क्या कहेंगे हम? सर आपने तो आंसर पहले ही दिखा दिया, कोई बात नहीं, बहुत इजी था इसीलिए दिखा दिया। कैश परचेज, पेमेंट इज डेफर्ड टू अ फ्यूचर डेट। वैसे परचेज को क्या कहेंगे आप बताइए, जल्दी से बताइए। फ्यूचर डेट में पेमेंट करेंगे, इसे कहते हैं क्या? क्रेडिट परचेज। ये सब नए नए टर्म्स है दोस्तों, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। क्रेडिट का मतलब है उधार, ओके, क्रेडिट परचेज। When we purchase something and we want to return it, it's that simple. It's purchase, return, और इसे return outwards भी कहते हैं। That is goods returned back to the suppliers. Sales क्या है? Goods sold by the business. Sale है ये। आहा, खुशी तो देखिए मैडम का। सेल इज फॉर इमीडिएट कैश। आइए फिर से, इमीडिएट कैश, अभी माल बेचा और अभी के अभी पैसे, कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। इसे हम कहते हैं कैश सेल। वाह, पेमेंट इज नॉट इमीडिएट, क्रेडिट सेल्स। सेल्स, सेल्स रिटर्न नहीं समझाऊंगा मैं आपको, आप समझ चुके हो। रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं इसे। रिसीट्स, रिसीट्स डिनोट इनफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम एनी सोर्स। वाकई खुशी तो बहुत मिलती है जब पैसे आते हैं। पेमेंट्स, पेमेंट्स डिनोट आउटफ्लो ऑफ कैश। मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, अरे मत जा भाई मत जा, ये देखो कितना दुख होता है, देखा भी नहीं जा रहा।
revenue, inflow of cash or other assets resulting from the sale of goods and services in the ordinary course of business. इसमें स्ट्रेस देना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ऑर्डिनरी कोर्स है मेरा शर्ट बेचने का काम, तो रेवेन्यू शर्ट बेच के जो पैसा आया उससे मानेंगे. कोई फिक्स्ड एसेट खराब हो गया था, उसे बेचना पड़ गया, उसको हम रेवेन्यू में नहीं जोड़ेंगे, वरना कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा दोस्तों. लास्ट ईयर हमने सेल्स किया था 40 लाख रुपए का, इस बार हमने सेल किया है 45 लाख रुपए का, मगर गलती से जो 25 लाख रुपए का मशीनरी आपने जो बेचा था उसको अगर आप सेल्स पकड़ लोगे तो आप रेवेन्यू में ऐड कर दोगे, तो 45 लाख प्लस 25 लाख आप बताओगे 70 लाख रुपया का रेवेन्यू आया. गलत बता रहे हो, 40 लाख था पिछले साल, इस साल है 45 लाख. करेक्ट असेसमेंट करोगे. अदर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं. कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बहुत सारे पैसे मिले. रेवेन्यू कॉजेज एन इंक्रीज इन कैपिटल. कैपिटल वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने लगाया. जब भी रेवेन्यू आ रहा है, कुछ इनफ्लो हो रहा है, कैपिटल किसका है? प्रोप्राइटर का है. जब भी कुछ आया तो किसके पास आया, किसके लिए आया? प्रोप्राइटर के लिए आया. कैपिटल बढ़ गया. रेवेन्यू इज द ग्रॉस increase in capital resulting from business activities. Expense क्या है? Expense, cost of goods and services used up in the process of obtaining revenue. शर्ट बेचना है, शर्ट बेचने के लिए मार्केटिंग एजेंट रखना है, शर्ट बेचने के लिए फैक्ट्री का रेंट देना है, शर्ट बेचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट देना है, शर्ट बेचने के लिए लेबर को पेमेंट देना है, शर्ट बेचने के लिए शाहरुख खान को पैसे देना है एडवर्टाइजमेंट का. एक शर्ट बेचने का बिजनेस के पीछे डिजाइनर को पैसे देना है, ग्राफिक डिजाइनर को देना है, टेक्सटाइल डिजाइनर को देना है, फैशन डिजाइनर को देना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, सैलरीज देना है. ये सारे के सारे एक्सपेंस किसके पीछे हो रहा है? कि हमारा डिजाइन अच्छे से अच्छे बिके, ज्यादा से ज्यादा बिके. एक्सपेंस वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा शर्ट बनाने के लिए, वो गुड्स है आपका. एंड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आपको देना पड़ा है इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द रेवेन्यू. ये शर्ट बिक के ये जो पैसे आने वाले हैं या आएंगे, उसको करने के लिए जितने भी खर्च हमने किए हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेसिकली ये गुड्स जो हम बेचे हैं उसका सिर्फ कॉस्ट प्राइस पकड़ रहे हैं. वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरीज दे रहे हैं, वो भी एक एक्सपेंस है. एडवर्टाइजमेंट जैसे हमने बताया वो भी एक एक्सपेंस है. आइए बात करते हैं एक्सपेंसेस का. एक्सपेंस क्या करता है? एक्सपेंस ओनर के कैपिटल को डिक्रीज करता है. ये ग्राफिकल लाइन देखिए, डिक्रीज हो रहा है. पहले ओनर ने हाथ रख रखा था ऐसे, अरे देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, बट खर्च होते 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 कैपिटल कम हो गए. रेवेन्यू causes an increase in the capital, or expense causes a decrease in the capital. Perfect. Expenses क्या है आपको पता है? Income क्या है? Income, the excess of revenue over expense. Excess. Revenue क्या है? Inflow of cash or other assets resulting from the sale of goods and services in the ordinary course of business. Just हमने डिस्कस किया था. Minus expense. Expense क्या है? Cost of goods and services used up in the process of obtaining revenue. समझ में आ रहा है क्या नहीं दोस्तों? चिंता मत करिए, सिर्फ ये टर्म्स को एक बार देख लीजिए. जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अकाउंटेंसी में, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ इजी हो जाएगा. और वैसे भी ये बहुत ज्यादा इजी है. प्रॉफिट क्या है? द सरप्लस दैट रिमेन्स आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइडिंग फॉर द कैपिटल
that has been consumed in earning that surplus. ये एक ट्रिकी लाइन है दोस्तों, हम समझा रहे हैं आपको. द सरप्लस, बात कर रहे हैं प्रॉफिट का. इतना कहानी हमने किया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को लेकर. अब समझना है हमें प्रॉफिट को. ध्यान दीजिएगा, द सरप्लस. सरप्लस किसे कहते हैं? कोई भी चीज ज्यादा जब बच जाए. आया 100 रुपया, गया 80 रुपया, 20 रुपया जो बच गया है उसे कहते हैं सरप्लस. दैट रिमेन्स आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस. हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस अभी आपको बताए थे. एक एक्सपेंस का और बात करना बाकी है दोस्तों. उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन, या जो कैपिटल गुड्स है. याद करो, हमने मशीनरी खरीदा था दोस्तों. मशीनरी, हमने सारा खर्चा तो जोड़ लिया. रेंट का जोड़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ लिया, कैटरीना कैफ का एडवर्टीजमेंट का जोड़ लिया. बट ये जो मशीन हमने खरीदा था, ये मशीन चलेगा 5 साल तक. 5 लाख रुपए का मशीन था. 5 लाख रुपए का मशीन 5 साल तक चलने वाला है. इस मशीन को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स. कैपिटल. इस मशीन का भी तो खर्चा जोड़ना होगा दोस्तों. 5 लाख रुपए का मशीन 5 साल चलेगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चलने वाला आइटम है. इसीलिए हम उसे बैलेंस शीट में लिखते हैं. बैलेंस शीट में. ये बैलेंस शीट का मतलब क्या है? 5 लाख रुपए का मशीन, 1 लाख रुपया लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस जो बच गया मशीन उसे लिख दो बैलेंस शीट में. तो 5 लाख रुपए का मशीन में 1 लाख रुपया का मशीन चला जाएगा आपके खर्चे पे, और बैलेंस मशीन जो है वो चला जाएगा बैलेंस शीट में. तो इससे आपको ये भी समझना चाहिए कि बैलेंस शीट का मतलब क्या है. जो भी खर्चा 1 साल के अंदर खत्म होने वाला है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हर महीना आता है, हर महीना मर जाता है. एक्सपेंसेस जागते हैं और मरते हैं. वैसे एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वैसे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी. एवरी मंथ द सैलरी एक्सपेंसेस कम्स, यू पे, एंड द सैलरी एक्सपेंसेस डाइज. बट ये एसेट जो 5 साल तक बोला मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा, तो 1 साल तक का जो है, 1 साल का एसेट तो मर चुका है. तो 1 साल तक के एसेट का मरने का जो नुकसान हुआ है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. उस एसेट को भी, उस एसेट के खर्चे को भी ऐड करना होगा. प्रॉफिट निकालने के लिए जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, वो तो समझ में आ गया है. मगर बैलेंस शीट के जो आइटम है जिसे हम एसेट कहते हैं, उस एसेट को भी, अगर वो 10 साल का एसेट है तो 10 साल में 1 साल का क्या खर्चा है उसे हम बैलेंस शीट से टान के प्रॉफिट एंड लॉस में लाएंगे दोस्तों. तब आके निकलेगा रियल प्रॉफिट. इसी चीज से एक और चीज समझ में आता है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो हम कल बात कर रहे थे, हम बताएं आपको बाद में डिस्कस करेंगे. इमेजिन करो, एक अकाउंटेंट का कहना है कि डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपया पकड़ेंगे, दूसरे अकाउंटेंट का कहना है डेप्रिसिएशन 75,000 रुपया पकड़ेंगे. प्रॉफिट चेंज हो गए ना. जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएगा, और मुझे मालूम है कि आपको समझ में ऑलरेडी आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड. और ये क्या करता है? ये प्रॉफिट, जो भी प्रोप्राइटर है, ये प्रॉफिट उसके पास चला जाता है. प्रोप्राइटर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है बिजनेस में, अगर वो प्रॉफिट बिजनेस में ही रह गया, प्रोप्राइटर ने नहीं लिया अभी तक, प्रोप्राइटर बोलता ठीक है बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रहने दो, तो एक्चुअल तो वो पैसा प्रोप्राइटर का था. क्योंकि प्रोप्राइटर ने पैसे घर पे नहीं लेकर गए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर बढ़ गया बिजनेस में? फिर से सुनिए, मैं एक प्रोप्राइटर हूं, मैंने 50 लाख रुपया लगाया बिजनेस में, उसे हम कहते हैं कैपिटल. बिजनेस ने सारा साल काम किया, बिजनेस ने 10 लाख रुपया कमाया. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरा कैपिटल था, पहले था 50 लाख रुपया,
बिजनेस ने कमा के दिया मुझे 10 लाख रुपया, मैंने वो 10 लाख रुपया अभी तक निकाला नहीं है, ड्राइंग्स नहीं किया है, वो पैसा 10 लाख रुपया कहां पर है? बिजनेस के पास है। तो मैं बिजनेस को क्या कहूंगा? ए बिजनेस, देख, लास्ट ईयर मैंने तेरे पर इन्वेस्ट किया था 50 लाख रुपया, इस साल का जो 10 लाख रुपया जो तुमने मेरे लिए कमाया अपने पास ही रख, जा, तेरे को नया मशीनरी खरीदना था ना, जा खरीद ले, तू भी क्या याद रखेगा? मगर अब 60 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया, नेक्स्ट ईयर 10 लाख कमा के मत देना, क्योंकि मैंने तेरी बात मान ली है। तुम्हें नया मशीन खरीदना था, इंपोर्टेड जापानीज मशीन तुम्हें खरीदना था, 10 लाख रुपया ले ले। और जैसे तुमने मुझे वादा किया था कि सर एक बार वो जापानीज मशीन अगर आ जाए तो मैं आपको 10 लाख की जगह 20 लाख रुपया कमा के दूंगा। कैसे? जापानीज मशीन में काम जल्दी होगा सर, अभी तक हमने 1 लाख शर्ट बेचा है सर, जापानीज मशीन ला दीजिए सर, हम 2 लाख शर्ट बेचेंगे सर, 10 लाख की जगह 20 लाख का प्रॉफिट करेंगे। ऐसा है, चलो ठीक है, इन्वेस्ट किया, क्या दिक्कत है मुझे? बिजनेस का कमाया हुआ पैसा मैंने वापस बिजनेस में डाल दिया, बट वो पैसा क्योंकि मेरा था, बिजनेस नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैंने कमाया। एंटिटी है अलग अलग, बिजनेस काम कर रहा है अलग अलग, पर्सनल प्रोप्राइटर को मिक्स नहीं करने देगा, बट लास्ट में एक अच्छे सेवक के तरह बिजनेस बोलेगा प्रोप्राइटर साहब ये 10 लाख आपके। प्रोप्राइटर बोलेगा हाँ ओके, कोई एहसान नहीं किया तुमने मेरे ऊपर, पैसा तो मैंने ही तुम्हें दिया था। तो ये रिलेशनशिप है दोस्तों। गेन्स, अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज। मॉनेटरी बेनिफिट, पैसे का बेनिफिट, प्रॉफिट जो भी हमने बताया प्रॉफिट क्या होता है, या कोई एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स, आपको पता है इवेंट्स क्या होता है, और ट्रांजैक्शंस, ये भी आपको पता है, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, उसे कहते हैं गेन। जैसे कि फर्नीचर बेचने का या मशीन बेचने का, वो जापानीज मशीन का जो एग्जांपल दिया, इमेजिन करो जापानीज मशीन को हमने 5 साल यूज किया और बाद में क्योंकि हमने जापान से इंपोर्ट किया था, हमारे पास इंपोर्ट लाइसेंस है, दूसरा कोई व्यक्ति बोला प्लीज प्लीज वो मशीन मुझे बेच दो, मैंने मशीन खरीदा था 20 लाख रुपए का, 5 साल में मैंने डेप्रिशिएट किया 10 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया करके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मशीन मेरा 10 साल तक चलेगा। 20 लाख रुपए का मशीन 5 साल में मैंने उसे डेप्रिशिएट किया, 10 लाख रुपया का मशीन बन गया मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2-2 लाख रुपया को यूज कर लिया उस मशीन का। तो मेरे लिए मशीन का कीमत है 10 लाख रुपया दोस्तों, बट सामने वाला आदमी मुझे 20 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। अरे मैं क्या सोचूंगा, 20 लाख में तो मैंने खरीदा था और आज मुझे ये 20 लाख ऑफर कर रहा है 5 साल के बाद, मैं तो 10 लाख रुपया कमा लूंगा, क्योंकि मैं कमाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास, मैं और भी अच्छा मॉडर्न मशीन खरीदना चाहता हूं 40 लाख रुपए वाला, तो मैंने ये बेच दिया। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो मैंने नहीं किया, मेरा मशीन बेचने का काम नहीं है, बट क्योंकि मुझे अपग्रेड करना है, अपग्रेड करने के लिए मेरे को एक बायर भी मिल गया मेरा पुराना मशीन का, मैंने बेच दिया। मेरा बुक वैल्यू कहते हैं, बुक में, किताबों में क्या वैल्यू था, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू था दोस्तों, बैलेंस शीट में पहला साल वैल्यू था 20 लाख रुपए। इसी बात पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर ये मशीन का वैल्यू 5 साल बाद बाजारू भाव अगर 25 लाख हो जाए, तो क्या हम बैलेंस शीट का वैल्यू को चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, को हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट समझ लीजिए आज 20 लाख रुपए का मशीन हमेशा 20 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो मशीन हम 5 साल पहले 20 लाख में खरीदे थे, आज का दिन वो 20 लाख में नहीं मिलने वाला है, आज का दिन उस मशीन का दाम 40 लाख रुपया हो गया है। तो क्या हम हर साल बैलेंस शीट में मशीन का दाम चेंज करें, आज 40 है कल 45 है कल 32 है? नहीं करते हम लोग। बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्ट्री। इस मशीन की हिस्ट्री क्या कहती है? इस मशीन की हिस्ट्री कहती है कि वो इस ज्योग्राफी से खरीदा गया था, मतलब इस ज्योग्राफिकल लैंड से खरीदा गया था और इतना पैसा दिया गया था। तो अगर इतना पैसा दिया गया था तो उसी पैसे को हम रिकॉर्ड करेंगे। और कभी कभार अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हटकर हमने कुछ मशीन बेच दिया, तो वो जो प्रॉफिट आया, वो जो गेन आया, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये गेन है। You win
किसी सप्लायर ने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया था और सप्लायर के गलत प्रोडक्ट के कारण मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। मैंने उस पर केस किया 20 लाख रुपए का, क्योंकि मेरा टाइम का भी नुकसान हुआ, बहुत कुछ नुकसान हुआ। 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मुझे मिला। ये पैसा क्या मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ शर्ट बेचने से मिला था? नहीं। तो इसे हम रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस गेन है। तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे दोस्तों। ये आपको ये लग रहा होगा कि सर सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल आप करोगे उस प्रैक्टिकल में यही सब मिलेगा आपको कि सेल, कैश सेल 25 लाख रुपया, क्रेडिट सेल 40 लाख रुपया और 10 लाख रुपया वन फ्रॉम द कोर्ट केस इंक्लूडेड इन सेल्स। 10 लाख रुपया कोर्ट केस से जो मिला, कैशियर ने गलती से उसे सेल्स में डाल दिया। अगर आपको ये नॉलेज हो कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, ये मेरे को सेल्स में नहीं पकड़ना चाहिए, ये बुद्धि अगर आपको हो, तब वो प्रैक्टिकल जब आप करोगे बोले अरे सर ये तो मजाक हो रहा है, हमें तो सब कुछ आता है। ये कॉन्सेप्ट पर हम इसीलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं दोस्तों। फर्नीचर बेचने का हमारा काम नहीं है, बट आपको न्यूमेरिकल ऐसे ही आने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कि फर्नीचर का जो बेचने का जो अमाउंट था उसको हमने सेल्स पे ऐड कर दिया। अगर आपको ये पता नहीं हो तो उस समय आप रटोगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको रटा रटा के पढ़ाया जाए, क्योंकि आपके मन पे हर पल वो डर रहेगा कि इसे मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्यों होगा? क्योंकि इसी चीज को घुमा देंगे एग्जामिनर। यहां कोर्ट केस लिख दिया या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख दिया, वहां कहीं कुछ और लिख देंगे। बट आपको पता है कि नहीं, ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो शर्ट बेचने का है बस। अब ये पैसा कहीं से भी घूम के आ रहा है तो ये मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, इसको हम सेल्स में ऐड नहीं करेंगे। पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। आपका सेल्स होना चाहिए 80 लाख रुपया, 80 लाख रुपीस। 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम था। अगर आपने वो 80 + 20 कर दिया तो सारा परसेंटेज, सारा कैलकुलेशन आप 80 + 20 पे निकालोगे, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर एंड यू लूज एवरीथिंग। अकाउंटेंसी में कमाल का बात यह कि अगर सही करते हो तो 20 में से 20 मिलता, गलत करते हो तो 20 में से 4 या 5 नंबर मिलता, रहम का नंबर। मेरे स्टूडेंट्स को रहम का नंबर नहीं चाहिए, आपको मिलेगा 100 में से 100। आइए आगे बढ़ते हैं। यू विन। इसी प्रकार से लॉस क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड, पैसे तो लग गए बट उस पैसे का बेनिफिट नहीं मिला। लॉस, जब आप कुछ भी खर्च करते हो, खर्च करते ही हो ये सोचकर कि उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। खर्च तो हो गया, बेनिफिट मिला ही नहीं। कुछ सामान हमने खरीदा और चोर ने उसे चोरी कर लिया। चोर का तो काम था चोरी करना, बट हमारा खरीदा हुआ पैसा लग गया, बेनिफिट तो मिला नहीं, हमारे लिए लॉस हो गया। रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस व्हेन द टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। अगर बिजनेस की बात करें, लॉस कब हो गया? खर्चा ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा खर्चा हो गया उतना बेनिफिट भी नहीं मिला, लॉस। सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। कुछ ऐसा फैक्ट हो गया, कुछ ऐसा एक्टिविटी हो गया जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिला फर्म को। ऐसा सिचुएशन कब हो सकता है? लॉस ड्यू टू फायर। कुछ ऐसा एक्टिविटी हो गया दोस्तों, आग लग गया या चोरी हो गया। अब बात करेंगे लॉस में और एक्सपेंस में क्या फर्क है। किसे हम लॉस कहेंगे, किसे हम एक्सपेंस कहेंगे। लॉस कोई भी प्रकार का बेनिफिट नहीं लेकर आता है, एक्सपेंस बेनिफिट लेकर आता है। स्टाफ को हम सैलरी दे रहे हैं, मेरा एक्सपेंस है, बट उतने रुपए से या उससे ज्यादा का काम भी तो करता है। लॉस डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीनिंग आपको पता है, कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, बट एक्सपेंस किया ही जाता है जिससे हमारे लिए कोई रेवेन्यू जनरेट हो। थेफ्ट ऑफ एन एसेट एक लॉस है,
बट डेप्रीसिएशन, जिसको मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, ये एक एक्सपेंस है। आइए, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट तो आपको सबको पता है, इंपोर्टेड गुड्स का तो शौक सब रखते हैं। गुड्स ब्रॉट इन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर अ पर्पस ऑफ ट्रेड। बाहर से आ रहा है ये गुड्स, शिप में आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग फॉर ट्रेड। अरे बाहर से मंगवाएंगे, चाइना से मंगवा के क्या गुड्स इंडिया में नहीं बिकता है? आज का तो सिचुएशन ये है कि दिवाली के गणेश जी, लक्ष्मी जी भी चाइना में बन के आ रहे हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट, गुड्स सेंड टू अ फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। ये देखो, डब्बा में एक्सपोर्ट लिखा हुआ है दोस्तों, पहले वाले डब्बे में इंपोर्ट लिखा हुआ था। एक्सपोर्ट हो रहा है, यहां से हम भेज रहे हैं गुड्स बाहर। फ्रेट, चार्ज मेड फॉर कन्वेयंस ऑफ गुड्स। कन्वेयंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेयंस ऑफ गुड्स बाय रेलवेज, बाय वाटर और बाय सी, इसे कहते हैं फ्रेट। फ्रेट का मतलब है भाड़ा। रेलवे से गुड्स जा रहा है, शिप से जा रहा है, वाटर से जा रहा है, इसे कहते हैं फ्रेट। कैरियज, charge made for conveyance. Conveyance is again traveling of the goods by land from one place to another. ये तो आप देखते ही होंगे। Cartage, charge made for conveyance of goods by carts from docks to warehouses. Warehouses मतलब गोडाउन, जहां आपको गुड्स रखना है। And also from warehouse to docks, vice versa. इसे हम कहते हैं कार्टेज। ये देखो, कार्टेज। कैरेज इनवर्ड्स, all conveyance charges paid on goods purchased. All conveyance charges, ठीक है, जो अभी हमने कार्टेज पढ़ा, फ्रेट पढ़ा, सब कुछ को जोड़कर हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स मतलब फ्रेट को जोड़ा, कैरेज को जोड़ा, कार्टेज को जोड़ा, सब कुछ जोड़कर, सब कुछ करके ये सामान कहाँ जा रहा है? हमारे वेयरहाउस में जा रहा है, इसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स, ऑल कन्वेयंस चार्जेस पेड on goods sold. Carriage outwards, out का मतलब सही समझ में आ रहा है, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ये सारा खर्चा हमारे वेयरहाउस से गुड्स निकल के बाहर जा रहा है, इसे हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। स्टॉक किसे कहते हैं? अनसोल्ड गुड्स lying with a business on any given date. any, आज का दिन मेरा स्टॉक क्या है? ये है आपका स्टॉक आज के दिन में, ये 3, 2, 4, 2, 5, 7, 12 कार्टून। अब देखो, उसको कैलकुलेशन करने मत लग जाओ, मैं तो गैस कर रहा हूं। ये है हमारा स्टॉक आज के दिन में। मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है। रॉ मटेरियल फैब्रिक, वर्क इन प्रोग्रेस, इस फैब्रिक से दूल्हे का कोट बनने वाला है। फिनिश गुड्स, कोट बन गया है। रिटेलर कौन है? रिटेलर जो ये फिनिश गुड्स पे ट्रेड करता है, वो बनाता नहीं है, वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो बना बनाया कोट को वो बेचता है, उसे कहते हैं रिटेलर। फिनिश गुड्स पे डील करता है रिटेलर साहब। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? लाइव स्टॉक, स्टॉक तो आपने सुन लिया, लाइव मतलब जिसमें जान हो, लाइफ, लाइफ स्टॉक। अकाउंट्स रिसीवेबल, जब हम हर व्यक्ति का अकाउंट बनाते हैं,
जितने लोगों से मुझे पैसे लेने, अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? एसेट्स रिप्रेजेंटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज और सिक्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये कभी कभी हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तो हमने कुछ गवर्नमेंट के शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब ये पूछना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? बताइए। कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट वो एसेट है जो 1 साल के अंदर का बात करता है। अभी हमने जस्ट बताया कि ये इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये नॉन करंट एसेट है। डिस्काउंट क्या होता है? एनी अलाउंस और कंसेशन offered by a trader to his customer either for making prompt payment। मैंने बताया था ना कि जल्दी से पैसे नहीं मिलते हैं, तो भाई तुम एक काम कर, तुरंत पैसे दे तो मैं सेठ जी को बोलूंगा तेरे को 2% डिस्काउंट एक्स्ट्रा कर देंगे। सेल्समैन कस्टमर को बोल रहा है कि मैं सेठ जी को बोल दूंगा। तो यस, तुम जल्दी पैसे दोगे, पैसे हैं तो 2% एक्स्ट्रा। या कोई बल्क परचेज कर लो, मुझसे तुम 10 गांठ के जगह 20 गांठ खरीद लो। गांठ मतलब एक लॉट। सो मैं तुम्हारे लिए 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट करा दूंगा। उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर भी देखो, हम लोग की आदत होती है ना, छोटे छोटे वेंडर्स के पास भी जाके डिस्काउंट मांगते हैं। बस ये आदत पड़ गई हमारी। ट्रेड डिस्काउंट, discount allowed by seller to its customer at fixed percentage on the list or catalog price of the goods. Cash discount, deduction allowed from the amount payable by a debtor to encourage prompt payment। भाई कैश डिस्काउंट दे दूंगा, जल्दी पैसे दे दे। Cost, the actual amount incurred in bringing the goods to its existing condition and location। Cost। अलग अलग सिचुएशन पे जितने भी खर्चे हो रहे हैं गुड्स को उस सिचुएशन तक लाने के लिए, उसे कहते हैं कॉस्ट। सारा खर्चा ऐड कर दो। वाउचर, a document that serves as a proof of authority to pay cash or as an evidence that cash has been paid। एक डॉक्यूमेंट है ऑफिस का, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है कि चलो अगर मेरे स्टाफ 20 रुपए का बस का टिकट का मुझे ला के देते हैं डॉक्यूमेंट, एक वाउचर है, उस पर कैशियर लिख के देता कि 20 रुपया पेड टू रामलाल, साइन करता है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हर एक चीज, हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफिस में। पैसा आउटफ्लो हुआ तो किस बिना पे हुआ, टिकट दिखाया उसने, कुछ हमने खरीदा उसका भी डिटेल्स। कई बार ऐसा होता है कि जैसे चाय मंगवाया हमने नीचे, अब वो चाय वाला तो बिल नहीं देगा ना दोस्तों, बट पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। उस सिचुएशन पे वाउचर, एक कैशियर ने एक स्टैंप मार दिया कि यस मैंने 100 रुपया चाय वाले को दिया, एक प्रूफ हो गया। Transactions are recorded in primary books of accounts on the basis of vouchers। सिस्टम है, अब 100 रुपया का चाय है या 150 रुपया का चाय, कुछ भी मन में आया डेली लिखते रहो, चाय पिया, बिस्किट खाया, नहीं। somebody has to take the authority, somebody has to take the responsibility। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेटी कैशियर, जो पेटी कैशियर है कि चलो छोटे मोटे खर्चे तुम देख लेना, या मेन कैशियर। तो ऐसे सिचुएशन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर में साइन होता है, डेट लिखा जाता है, सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं वाउचर। ये देख लो, पेमेंट वाउचर।
सीरियल नंबर लिख दिया, अलग अलग पेमेंट क्या मेथड से है, डिस्क्रिप्शन दे दिया, अमाउंट कर दिया, साइन कर दिया, ऑथराइज कर दिया। धीरे धीरे अब हम पहुंच रहे हैं जर्नल एंट्री की तरफ। कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे कहते हैं एंट्री, जर्नल एंट्री। लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। ठीक है, अब ये हम जर्नल बुक में लिखते हैं। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से अब आप परिचित हो। सो दोस्तों, अभी तक टोटल 4 लेक्चर हो गए हैं और इन 4 लेक्चरों में मैंने बहुत जोर लगाया है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाते हुए। जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, इस सारे कॉन्सेप्ट्स का बेनिफिट आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक और थ्योरेटिकल लेक्चर रहेगा। मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे थ्योरेटिकल। फ्रॉम लेक्चर नंबर 7 वी विल स्टार्ट डूइंग आवर प्रैक्टिकल्स। हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। बहुत इजी होता है। आपने गाड़ी खरीदा, गाड़ी आया, कैश गया। इसी को डेबिट और क्रेडिट के माध्यम पे लिखना है। और जब हम जर्नल में लिखेंगे, जैसे कि हमने सैलरी दिया, उसको भी जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखना है। बिजनेस चालू हुआ, ओनर ने जो पैसे लगाए उसे हम कैपिटल कहते हैं। ओनर ने बिजनेस चालू किया, 10,000 रुपया कैपिटल, 5,000 रुपया फर्नीचर। इसी को जर्नल एंट्री में लिखना है। बट उससे पहले चीजों को और अच्छे से समझते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है, उस इक्वेशन को, इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट आता है, वो समझेंगे 1 और 2 लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। एंजॉय द क्लासेस, एंजॉय लाइफ। और कुछ भी करो तो दिल लगा के करो। ये पढ़ाई भी जो आप कर रहे हो, अगर दिल लगा के करोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।